जय हिंद साथियों, यदि सीटेट सितंबर 2026 में आपने भी एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। ये आपका अंतिम रिवीजन क्लास है। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए प्रश्न हैं, तो ये सभी एनसीईआरटी वाले प्रश्न हैं साथियों। इसमें हम 40 प्रश्न को कवर करते हैं। एसएसटी टीचिंग पेडागोगी के प्रश्न नहीं रहते हैं, एनसीईआरटी वाले प्रश्न रहते हैं। आइए जांचिए आप अपने तैयारी को कि आप कितना तैयार हैं आगामी सीटेट सितंबर 2026 के एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं साथियों पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करिए। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, प्रश्न है, पहले आप प्रश्न देखिए फिर मैं विकल्प पे चर्चा करूंगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और उसके शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों में से कौन सा सत्य कथन है, ये बताना है। ये रहे आपके 4 विकल्प आपके सामने। अब आपको इसमें से सही विकल्प बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। बताइए, आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताना है कि समुद्रगुप्त में ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल थी जिसकी वजह से उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, यानी सभी विकल्प सही हैं। यानी उसने अपने दिग्विजय योजना में धर्म विजय को प्राथमिकता दी और वह महान वीणा वादक थे, पहली बात। दूसरी कि उसने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। तीसरी बात कि उसकी विजयों का विस्तृत विवरण प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। ठीक है ना, तो सभी कथन हमारे सही हैं। साथ में ये बताइएगा आप कमेंट करके कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, प्रयाग प्रशस्ति को लिखा किसने है साथियों। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथियों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इन सभी घटनाओं के कारण ही विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। किसको कहा था? समुद्रगुप्त को क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। आगे बढ़िए, प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वान और उनकी रचनाओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला अश्वघोष बुद्धचरित, नागार्जुन माध्यमिक सूत्र, वसुमित्र महाविभाषा सूत्र और चौथा उपर्युक्त में से सभी। अब आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो ध्यान रखिए, अगर हम सही मिलान की बात करें तो सभी कथन सुमेलित हैं। विकल्प 4 हमारा यानी उपर्युक्त में से सभी ये कथन सही हो जाएगा। अश्वघोष बुद्धचरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं, नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र लिखा है और वसुमित्र ने महाविभाषा शास्त्र लिखा है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये तीनों के तीनों ही कनिष्क के समय के प्रमुख विद्वान थे और उन्होंने अपनी विशिष्ट रचनाओं द्वारा बौद्ध धर्म और दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथियों ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रश्न और ये सेशन लास्ट तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वेणु का युद्ध जीता था और उसके राज्य का मुख्य व्यापारिक स्रोत क्या था, ये बताइए। देखिए, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी वेणु का युद्ध कारिगल ने जीता था। ठीक है ना, वेणु का युद्ध किसने जीता था? कारिगल ने जीता था। और कपास के व्यापार के कारण व्यापारिक स्रोत जो था उस राज्य का मुख्य रूप से कपास का व्यापार था। ये ध्यान रखिएगा, विकल्प पहला हमारा सही है। देखिए ध्यान रखिएगा कि संगमकालीन चोल शासक करिगल ने, ठीक है ना, करिगल किस वंश के शासक थे? तो चोल वंश के। ध्यान रखिए, चोल शासक थे करिगल। करिगल ने वेणु का युद्ध जीता और चोल वंश में कपास का व्यापार आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था और उन्होंने कृषि तथा उद्योगों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया। किसने? कारिगल ने। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना या उपलब्धि सबसे पहले हुई थी, बताइए। पहला कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की स्थापना, ये पहली घटना है, या फिर स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित करना, या कुमारगुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करना, या चीनी यात्री फाहियान का भारत आगमन, बताइए। देखिए, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की स्थापना। ये पहली घटना है इस क्रम में।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, गुप्त संवत की स्थापना होती है 319 से 320 ईस्वी में। इसके बाद ही अन्य घटनाएं हुई। फाहियान का आगमन 399 ईस्वी में होता है, नालंदा की स्थापना और हूणों का आक्रमण 455 ईस्वी में क्रम से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा ये स्थापना की गई। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये है कि संगम काल में आयोजित तमिल संगम के अध्यक्षों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? बताइए। तमिल संगम साहित्य के बारे में प्रश्न है और आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी प्रथम संगम साहित्य के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, द्वितीय संगम साहित्य के अध्यक्ष तोलकापियर थे और तृतीय संगम साहित्य के अध्यक्ष नकीरर थे। बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, बताइएगा। पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर हम विकल्प पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी क्या है, संसाधन की कमी है हमारे पास, इसलिए आप एडजस्ट करिए। थोड़ा बहुत परेशानी हो रहा होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन को लाइए। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है, ठीक है ना। तो अब एक लैंग्वेज में तो प्रश्न मैं लिख ही रहा हूँ, फिर से अब उसको इंग्लिश में टाइपिंग करूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है। क्या है कि अभी मान लीजिए स्कूल से आना, फिर आकर के आपके लिए पीडीएफ बनाना, फिर पीडीएफ बना के वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, फिर अपलोड करना, साथियों बहुत परेशानी होती है। इस बात को आप समझिए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आप हिंदी भाषा में ही आप अगर सहज हों तो कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही संसाधन बढ़ाऊं तो आपकी इस समस्या का समाधान जल्दी कर पाऊं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बाकी तो आप इसके लिए माफ़ी करिएगा, ठीक है। जितना मेरे से बन पड़ता है उतना मैं आपके लिए करता हूं। देखिए स्कूल से आने के बाद आदमी थक जाता है, फिर भी एक मोटिवेशन रहता है कि नहीं आपके लिए कुछ करना है, ठीक है ना। प्रश्न है कि गुप्त काल के साहित्य और कला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं हम विकल्प और कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान यानी 9 रत्न रहते थे, जिनमें कालिदास और वराह मिहिर प्रमुख थे। पहला कथन। दूसरा कि मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्र नामक शासन की उपलब्धियों का वर्णन करता है, शासक की उपलब्धि का वर्णन करता है। और तीसरा कथन कि गुप्त वंश के दौरान ही स्वर्ण काल का उदय हुआ, जिसमें साहित्य और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। अब आपको विकल्प बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब ये रहे आपके 4 विकल्प। आप बताइए मेरे भाई कि कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। देखिए अगर सही उत्तर की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा साथियों की सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी हमारे पहले, दूसरे और तीसरे सभी कथन बिल्कुल हमारे ठीक है। यानी ये बात सही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, 9 रत्न विद्वान, 9 विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें 9 रत्न कहा जाता था, जिनमें कालिदास और वराह मिहिर जैसे प्रमुख विद्वान हुए। कालिदास वही कालिदास जिन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की, वही कालिदास जिसने मेघदूत लिखा, वही कालिदास जिसने कुमार संभव लिखा, और वही वराह मिहिर जिसने खगोल शास्त्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है, बताइएगा कि स्कंदगुप्त के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों में कौन सा सत्य है। पहला कि उसने हूणों को पराजित कर भारत की सुरक्षा की। दूसरा कि उसने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। तीसरा कि उसने पुष्य मित्र के विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त किया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से सभी कथन हमारे सही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही हूणों को पराजित कर भारत की सुरक्षा की। किसने? स्कंदगुप्त ने, स्कंदगुप्त के शासनकाल में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके भारत की सुरक्षा की। दूसरा कि स्कंदगुप्त के ही शासनकाल में मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, और उसने पुष्य मित्र को विद्रोह को सफलतापूर्वक समाप्त किया। ये तीनों बात बिल्कुल ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि संगम काल में चेर वंश के शासकों के बारे में कौन सा तथ्य सही है। पहला कि चेर वंश की राजधानी वज्जी यानी क्रूर थी। दूसरा कि चेर शासक सेनगुट्टवन ने पत्तनी पूजा की शुरुआत की थी।
तीसरा कि चेर शासकों ने रोमन सिक्कों और सुराहियों का व्यापारिक आदान प्रदान किया था। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या सभी कथन सही है, ये बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसके सभी विकल्प सही हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़िए। पत्नी पूजा या करडगी पूजा के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न जो है, प्रश्न ये है कि गुप्त शासकों के सिक्कों और अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। पहला कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। दूसरा कि स्कंदगुप्त का भीतरी लेख उसकी विजयों और हूणों के विरुद्ध संघर्ष की जानकारी देता है। तीसरा कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित थी। अब आपको ये बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हमारे सभी विकल्प सही हैं, सभी कथन हमारे सही हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपके सामने है कि कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वानों में से किसे भारतीय आइंस्टीन कहा गया है। बताइए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है। अच्छा, इनमें से जो भी वो विद्वान है जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया है, वो कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, कनिष्क के दरबार के कवि विद्वान थे। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा है, यानी नागार्जुन की बात हो रही है। नागार्जुन अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का उन्होंने सिद्धांत दिया है, जिसके कारण उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, आइंस्टीन की संज्ञा दी गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसलिए प्रश्न आपके लिए बेहद खास हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों, अगला जो प्रश्न है वो गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और उसने किस वर्ष गुप्त संवत की स्थापना की थी। तो हमने अभी पढ़ा था इसके पहले ही कि वह कोई और नहीं बल्कि कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम है, और वह गुप्त संवत की स्थापना 319 से 20 के आसपास की गई। विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और प्रश्न है कि संगम काल के दौरान तमिल व्याकरण तोल्लकापियम की रचना किसने की थी और संगम साहित्य की रचना लगभग किस काल में की गई थी, ये दोनों बात आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही उत्तर है मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी संगम काल के दौरान तमिल व्याकरण तोल्लकापियम की रचना किसने की थी, तो तोल्लकापियर ने की थी। और संगम साहित्य की रचना कब हुई थी, तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हुई थी, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच हुई थी। और इस संगम साहित्य की रचना और तमिल व्याकरण तोल्लकापियम की रचना तोल्लकापियर ने की, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान ने किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और उसका समय काल क्या था, बताइए। देखिए, इसकी सही उत्तर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और वो टाइम पीरियड था 399 से 414 ईस्वी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के दरबार में बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान नागार्जुन ने किस ग्रंथ में सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसके कारण उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया। तो देखिए, अभी हमने चर्चा किया था इसके पहले वाले प्रश्न में कि माध्यमिक सूत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, विकल्प दूसरा आपका सही हो जाता है, ठीक है ना, दूसरा विकल्प सही है। नागार्जुन अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा गया है, ठीक है ना। साथ में ध्यान रखिएगा कि इन्हें शून्यवाद का विचार देने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण भी, अच्छा, शून्यवाद का विचार किसने दिया, तो नागार्जुन ने दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न है,
बताइएगा आप सभी लोग कि संगम कालीन चोल वंश के प्रसिद्ध शासक करिगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। बताइए, करिगल के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, करिगल के बारे में अगर हम बात करें तो वह संगीत का ज्ञाता एवं बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने वेणु का युद्ध जीता था। पहला कथन भी सही है। दूसरा कि उसने राजधानी कावेरी पट्टनम थी और उसकी आय का मुख्य स्रोत कपास का व्यापार था। ये दूसरा भी कथन सही है। आगे शिल्पादिकारकम और पट्टनी पलई में करिगल की चर्चा मिलती है, ये भी कथन सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाते हैं, यानी सभी कथन हमारे बिल्कुल क्या हैं, सही है मेरे भाई। ये ध्यान रखिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि गुप्त काल के दौरान महादंडनायक और महाप्रतिहार जैसे पदों का संबंध किससे था और गुप्त प्रशासन की क्या विशेषता थी। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। चारों विकल्प में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला, यानी ये सभी सैन्य और प्रशासनिक उच्च पद थे जो राजा के प्रति उत्तरदायी थे। कौन कौन से, महादंडनायक और महाप्रतिहार। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की दिग्विजय योजना के संदर्भ में धरणबंधा शब्द का क्या तात्पर्य था। तो देखिए, अगर धरणबंधा शब्द की हम बात करें तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी भूमि या भूमंडल को आपस में बांधना अर्थात अपने अधीन करना, विजय करना ही धरणबंधा शब्द का अर्थ होता था। ठीक है ना। तो विकल्प पहला आपका सही है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रश्न है कि गुप्त काल में तांबे और सोने के सिक्के के संबंध में कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। गुप्त वंश में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए। दूसरा कि मयूर आकृति की रजत मुद्राएं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा चालू की गई। तीसरा कि व्याघ्र शैली के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शुरू की गई। बताइए कौन सा उत्तर सही है। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ये बात ठीक है कि गुप्त वंश में सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के यानी सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया। वहीं मयूर आकृति की रजत मुद्राएं कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू की गई। व्याघ्र शैली के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शुरू किए गए। तो हमारे सभी विकल्प सही हैं। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। बताइए, प्रश्न है कि मेहरौली में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ पर किस शासक की उपलब्धियों और नाम का उल्लेख मिलता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि चंद्र नामक शासक का मेहरौली के लौह स्तंभ पर उल्लेख मिलता है। संभवतः शायद वह चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा उस पर है। विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाता है। मेहरौली का लौह स्तंभ जो दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार प्रांगण में स्थित है, उस पर चंद्र नामक शासक की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के अंतिम दौर और पतन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिए, अगर सही उत्तर की हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी 4 सही हो जाता है। पहला कथन हमारा सही है कि चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक हुआ करता था। दूसरा कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था जिसे उसने पराजित किया था। तीसरा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय थे जिसके साथ 570 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। ये तीनों कथन सही है, इसलिए मेरे भाई विकल्प हमारा 4 सही हो जाता है, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत बेहतरीन है। प्रश्न ये है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के संदर्भ में क्रोण में किन तत्वों की प्रधानता होती है और इस परत का अन्य नाम क्या है। बताइए। देखिए, अगर सही उत्तर की बात करें तो क्रोण में मेरे भाई निकिल तथा लोहा यानी नीफे का प्रयोग होता है। विकल्प दूसरा हमारा सही है, निकिल तथा लोहा। ठीक है ना। देखिए, क्रोण पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत है। ठीक है, क्रोण मतलब सेंटर। ठीक, इसमें निकिल यानी नी और फे मतलब लोहा,
ठीक है ना, इसकी प्रधानता होती है, इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में हम नीफे कहते हैं, नी प्लस फे, नीफे। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। बताइए, प्रश्न है कि पृथ्वी की भूप्रपटी यानी क्रस्ट में विभिन्न तत्वों की मात्रा के घटते हुए क्रम का सही विकल्प कौन सा होगा? घटते क्रम का, किसके? भूप्रपटी यानी क्रस्ट के बारे में घटते क्रम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। ठीक, फिर उससे कम सिलिका, उसके बाद उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम लोहा। ठीक है ना, ध्यान रखिए। देखिए, भूपृष्ठ में तत्वों की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है। ऑक्सीजन होता है 46.8%। ऑक्सीजन कितना होता है मेरे भाई? तो 46.8%। किस में हम बात कर रहे हैं? भूप्रपट्टी की, यानी क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन 46.8%। उसके बाद सिलिकॉन होता है कितना? 27.7%। उसके बाद आपका एल्युमिनियम होता है लगभग 8.1%। उसके बाद आपका लोहा होता है, लोहा कितना होता है? वो होता है आपका 5%। ऑक्सीजन 86.8%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1% और लोहा 5% होता है आपके भूप्रपटी यानी क्रस्ट में। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गया था, इसलिए मैं इन प्रश्नों को लेके सामने आपके आया हूँ। प्रश्न है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 23 कि पृथ्वी की आंतरिक भागों में स्थित विभिन्न असंबद्धताओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही है? मोहो असंबद्धता भूपटल व मेटल के मध्य, गुटेनबर्ग असंबद्धता मेटल और कोर के मध्य, लेहमैन असंबद्धता बाह्य और आंतरिक कोण के मध्य। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ध्यान रखिए, सभी सही है, विकल्प हमारा 4 सही हो जाता है। पृथ्वी के भूगर्भ की परतों को अलग करने वाले ये सभी असंबद्धताएं हैं और उनके स्थान बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी मोहो असंबद्धता भूपटल और मेटल के मध्य होता है, यानी भूपटल और मेटल को अलग करता है मोहो असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेटल और कोर को अलग करता है। लेहमैन असंबद्धता बाह्य और आंतरिक कोण के मध्य को अलग करता है। ये ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न है 24 और प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे, बताइएगा कि आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? गलत बताना है, फिर से आप ध्यान रखिएगा, गलत बताना है। तो अगर इसमें हम गलत की चर्चा करें तो हमारा विकल्प तीसरा गलत हो जाएगा, यानी इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। किसमें? आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं के बारे में गलत पूछ रहा है। तो गलत ये है कि इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए भाई, ध्यान से समझिए, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव होता है और परतों तथा जीवाश्मों की अनुपस्थिति इनकी मुख्य विशेषता होती है। ठीक है ना, इसलिए हमारा ये गलत हो जाता है। यहाँ कह रहा है कि बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, पूरा अभाव होता है, जीवाश्म का पूर्णतः अभाव होता है। तो विकल्प हमारा जो सही है वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न ये है कि मूल चट्टानों और उनके कायांतरित यानी रूपांतरित रूपों का मिलान कीजिए। ग्रेनाइट, चूना पत्थर, कोयला। बताइए। विकल्प है नाइसर, संगमरमर, ग्रेफाइट या हीरा। दूसरा क्वार्ट्जाइट, स्लेट और नाइस। तीसरा एम्फिबोलाइट और संगमरमर और स्लेट। ठीक है, पढ़ लीजिए और बताइए। देखिए, प्रश्न आपको समझ आ रहा है। कह रहा है कि मूल चट्टानों और उनके कायांतरित यानी रूपांतरित रूपों का मिलान करिए, यानी ग्रेनाइट का जब रूप परिवर्तित होता है तो क्या बनता है, चूना पत्थर का रूप परिवर्तित होता है तो क्या बनता है, और कोयले का रूप परिवर्तित होता है तो क्या बनता है, ये आपको बताना है। और ये विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी ग्रेनाइट। ध्यान से समझिए, ताप और दाब के प्रभाव से जब मूल चट्टानों का रूप परिवर्तित होता है तो ग्रेनाइट का रूपांतरण होकर के नाइस में हो जाता है। ठीक है ना, और चूना पत्थर का रूपांतरण होकर के संगमरमर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? चूना पत्थर क्या बनता है? संगमरमर। और कोयले का रूपांतरण होकर के हीरा बन जाता है।
ग्रेफाइट या हीरा। ठीक है ना, तो हमारा पहला विकल्प सही है, ध्यान रखिए। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या आपको ये प्रश्न समझ आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये प्रश्न, कमेंट करके अवश्य बताइए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, ताकि इससे मोटिवेशन बनता है आपको पढ़ाने का और आपके लिए मेहनत करने का। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भीतरी भागों में मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली मध्यवर्ती एवं आंतरिक आग्नेय चट्टानों के विविध रूपों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 है और आपको बताना है कि बैथोलिथ, लेकोलिथ और फैकोलिथ, या लोपोलिथ, सील और डाइक, या उपर्युक्त दोनों, या केवल बलुआ पत्थर और सेल, बताइए। तो देखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी दोनों। पहला और दूसरा विकल्प हमारा दोनों ठीक हो जाता है। ध्यान रखिए, देखिए बैथोलिथ, लेकोलिथ और फैकोलिथ और लोपोलिथ, सिलडाइक आदि सभी मध्यवर्तीय और आंतरिक आग्नेय चट्टानों के ही विविध रूप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपको बताना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि झारखंड के कोडरमा क्षेत्र में पाया जाने वाला अभ्रक सामान्यतः किस प्रकार के शैलों में मिलता है। क्या पैग्माटाइट शैलों में मिलता है, चूना पत्थर की परतों में मिलता है, बलुआ पत्थर की सतह पर मिलता है, या कयांत्रित स्लेट शैलों में मिलता है। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर पहला, पैग्माटाइट शैलों में अभ्रक मिलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए कोडरमा जो झारखंड में है, झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक मुख्यतः पैग्माटाइट शैलों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है और आपको बताना है, बताइए कि अवसादी यानी परतदार चट्टानों के निर्माण के स्रोतों के संबंध में कौन सा युग्म सही है, बताइए। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा बलुआ पत्थर, सेल और लोयस का निर्माण होता है, या जैविक तत्वों द्वारा चूना पत्थर, कोयला और पीट का निर्माण होता है। तीसरा कह रहा है कि रासायनिक तत्वों द्वारा खड़िया, सेलखड़ी और नमक का निर्माण होता है, या ये सभी मिलान सही हैं, चौथा विकल्प कह रहा है। तो बिल्कुल मेरे भाई चौथा विकल्प सही है, यानी यांत्रिक क्रियाओं द्वारा बलुआ पत्थर, सेल और लोयस का निर्माण होता है, जैविक तत्वों द्वारा चूना पत्थर, कोयला और पीट का निर्माण होता है, और रासायनिक तत्वों द्वारा खड़िया, सेलखड़ी और नमक का निर्माण होता है। तो चौथा विकल्प सही है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मूल चट्टान बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और सेल का ताप और दाब के कारण कायांतरित यानी रूपांतरित होने पर क्रमशः नया रूप क्या बनता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है और ये आपसे कह रहा है कि मूल चट्टान जो है बेसाल्ट और बालू पत्थर और सेल जब ताप और दाब में आते हैं तो इनका रूप बदल करके नया रूप क्या होता है। सही विकल्प कौन सा होगा, देखिए मेरे भाई सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, एम्फीबोलाइट और क्वार्ट्जाइट और स्लेट का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि देखिए यानी बेसाल्ट का जब ताप और दाब में होता है तो रूप परिवर्तित होकर के एम्फीबोलाइट बनता है। वहीं बालू पत्थर दाब और ताप में जब आता है तो क्वार्ट्जाइट के रूप में नया रूप परिवर्तित होता है, और जब सेल जो है वह स्लेट में परिवर्तित होता है। तो विकल्प हमारा पहला सही है, ध्यान रखिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और प्रश्न आपसे कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के संदर्भ में रेपोटी असंबद्धता कहाँ स्थित होती है, बताइए। देखिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा, ऊपरी और निचली मेटल के मध्य जो होता है उसे रेपेटी असंबद्धता कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है और यह भारतीय संविधान से संबंधित है, और प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियों और उनमें वर्णित विषयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। और आपसे
विकल्प पहला कह रहा है कि तीसरी अनुसूची जो है वो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पदग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख करता है, और चौथी अनुसूची जो है वो विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का चर्चा करता है। आठवीं अनुसूची भारत की 22 संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है, और चौथा विकल्प कह रहा है कि ये सभी सही हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, ये सभी मिलान सही हैं, उपर्युक्त में से सभी विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। यानी तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित उल्लेख है, चौथी अनुसूची में राज्य और संघीय क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है, और आठवीं अनुसूची में हमारे 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। जैसा कि 22 भाषाओं में आप सीटेट का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 32, और पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर विकल्प देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई सूचियों जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहली बात तो ये आप जानिए कि संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। अब 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए। पहला विकल्प कह रहा है कि मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर 100 हो गए हैं। दूसरा कह रहा है कि राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे जो वर्तमान में घटकर 61 रह गए हैं। तीसरा कह रहा है कि समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे जो वर्तमान में बढ़कर 52 हो गए हैं। और चौथा कह रहा है कि जो सब कुछ दिया है वो सब ठीक है, मतलब उपर्युक्त में से सभी। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही विकल्प ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ये सभी मिलान सही हैं। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे जिसको बढ़ाकर अभी 100 कर दिया गया है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे जो अभी घटाकर 61 हो गया है, और समवर्ती सूची में जो 47 विषय थे वो वर्तमान में बढ़कर 52 हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर हम विकल्प आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना। प्रश्न है कि राज्यों के पुनर्गठन और भाषाई आधार पर बनने वाले राज्यों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। यानी कह रहा है कि भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो उसके क्रम में कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है। अब हम विकल्प पढ़ लेते हैं और आप बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। पहला कह रहा है विकल्प कि भाषा के आधार पर 1953 में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। दूसरा कह रहा है कि फजल अली आयोग जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की सिफारिश के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ था। तीसरा कह रहा है कि 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषा के संघर्ष के कारण मुंबई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। और चौथा कह रहा है कि ये सभी विकल्प सही हैं। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, चौथा विकल्प सही है, यानी सभी बात सही है हमारे। भाषा के आधार पर पहली बार 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद फजल अली आयोग के सिफारिश पर 1956 में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। और 1 मई 1960 को मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर मुंबई और गुजरात को अलग किया गया था। ये सभी कथन हमारे बिल्कुल ठीक हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 और संघ और राज्य क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात कि 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के संबंध में बात की गई है भारतीय संविधान में। अब आपके पास 3 कथन दे रहा है, फिर विकल्प आपको देगा, बताइएगा कौन सा सही विकल्प है। पहला कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा, अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित प्रावधान करता है, अनुच्छेद 3। और संविधान का भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। अब आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में कौन सा विकल्प सही है, सही कथन बताइए। तो ध्यान रखिए, हम अगर बात करें सही कथन की तो हमारे सभी कथन सही हैं। विकल्प 4 हमारा सही हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी कथन क्या हैं, सही हैं।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 35, पहले प्रश्न पढ़िए फिर विकल्प देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता जो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में वर्णित है, इसके अनुसार भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। सवाल ये है ना मेरे भाई कि जो भारतीय नागरिकता है वह संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में वर्णित है। अब आपको ये पूछ रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों में जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके तहत इनमें क्या शामिल किया गया है, बताइए। जन्म आधारित नागरिकता, वंशगत अथवा रक्त संबंध आधारित नागरिकता, पंजीकरण और देशीयकरण द्वारा नागरिकता, और उपर्युक्त में से सभी। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म, वंश और पंजीकरण या देशीयकरण और क्षेत्र के समावेश द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के सभी प्रावधान कानूनी रूप से मान्य हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 36 और आपको ये बताना है, प्रश्न बहुत बेहतरीन है। प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 9वीं अनुसूची की बात हो रही है और 9वीं अनुसूची में जो कथन है वो ये कथन है, पहला कथन है कि 9वीं अनुसूची, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। कथन दूसरा है कि इसके अंतर्गत शामिल विषयों को मूल रूप से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरा है कि उच्चतम न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जो वाद है, इसके बाद इस सूची में शामिल विषयों को न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार स्पष्ट किया। अब आपसे कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन से विकल्प सही हैं, तो अगर हम सही विकल्प की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। यानी सभी कथन हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखिए, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से जुड़ी है। शुरुआत में इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार के मामले में न्यायालय ने इसकी समीक्षा का अधिकार सुरक्षित रखा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 37 और प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। प्रश्न ये है कि वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित करके बनाए गए नए राज्यों और उनकी स्थापना की तिथियों का सही मिलान कौन सा है, बताइए। 4 विकल्प हैं। पहला कह रहा है कि छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, दूसरा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना, तीसरा झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, यही आपको बताना है। और चौथा है कि इनमें से ये बताना है कि क्या ये सभी मिलान सही हैं। तो हाँ बिल्कुल मेरे भाई, सभी मिलान सही हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है 9 नवंबर सन 2000 को, और बिहार से झारखंड अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है, ये बताना है। और कथन आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। पहला कथन कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आया। दूसरा कथन कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा का प्रावधान किया गया। तीसरा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह और कारगिल 2 जिले शामिल हैं और वहाँ की शासन व्यवस्था के लिए भी विधानसभा का प्रावधान है। और चौथा कह रहा है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मतलब उपराज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये कह रहा है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है।
ध्यान रखिए तीसरा कथन सही है, यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह और कारगिल 2 जिले शामिल हैं और वहां की शासन व्यवस्था के लिए भी विधानसभा का प्रावधान है। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि संविधान की 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को किन संशोधनों द्वारा जोड़ा गया था और उनके विषय क्या हैं। बताइए। कह रहा है कि 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, जो दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित है। दूसरा कह रहा है कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ा गया, जो पंचायती राज संस्थाओं हेतु 19 विषयों से संबंधित है, 29 विषयों से संबंधित है। तीसरा कह रहा है कि 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन यानी नगर पालिका हेतु 18 विषय शामिल हैं। और चौथा कह रहा है कि ये सभी मिलान सही हैं, यानी उपर्युक्त में से सभी सही हैं। तो बताइए मेरे भाई कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी सभी मिलान सही हैं। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोध से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 नगर पालिका से संबंधित है। तो सभी विकल्प सही हैं। ठीक है ना। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। आज का ये अंतिम प्रश्न है और आपको ये बताना है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं। विकल्प आपके सामने है, बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प। ये कह रहा है कि व्यक्ति किसी देश का नागरिक न हो जहां भारतीय नागरिकों का देशीकरण प्रतिबंधित हो। दूसरा कि व्यक्ति द्वारा अपनी पूर्व देश की नागरिकता का औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया गया हो। तीसरा कि उपर्युक्त दोनों शर्तें आवश्यक है। और चौथा कि केवल भारत में 6 महीने निवास करना अनिवार्य है। देखिए मेरे भाई सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ये ध्यान रखना है। देखिए आज के आपके अंतिम प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से लिए गए प्रश्न हैं। साथियों ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य करिए। अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।